नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। हम लोग भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछे गए क्वेश्चंस कर रहे थे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। और उसमें हमारा टॉपिक था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक जितने भी सवाल आयोग द्वारा पूछे गए हैं उनका भाग एक हम लोग कर चुके थे। ये भाग दो है। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग कर चुके थे, तो हम लोग 26 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26वां कह रहा है कि 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को किस नाम से जाना जाता है। आप देखो, ये पॉलिटिकल साइंस में पूछा गया है ऑप्शनल में, तो यहां से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। तो देखो, 20 अगस्त 1917 ये सुधार आए थे। और सुधारों की घोषणा को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मॉन्टेग्यू घोषणा। ठीक है। ये मॉन्टेग्यू कौन था? मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, ये भारत सचिव था। अच्छा, इसी घोषणा में कहा गया था कि जो ब्रिटिश शासन है, ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वशासित, ध्यान देना, स्वशासित संस्थाओं का विकास करना है, विकास करना है। ठीक है। जिससे भारत में एक उत्तरदायित्वपूर्ण शासन स्थापित किया जा सके। क्लियर है बात? तो 1917 के सुधारों की घोषणा को किस नाम से जाना जाएगा? मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। ठीक है। और इसी के बाद ये जब मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 में आई थी, और इसके बाद 8 जुलाई, ये हमारे परीक्षाओं में डेट्स पूछी जाती हैं। 8 जुलाई 1918 को इसी घोषणा की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। ठीक है। रिपोर्ट प्रकाशित हुई। तो यहां से एक हमारे एग्जाम में प्रश्न बड़ा शानदार बनता है। ये बनता है कि जो ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, इस रिपोर्ट को इस रिपोर्ट को सूर्य विहीन, सूर्य विहीन उषा काल, उषा काल, ये किसने कहा था? तो ध्यान रखिएगा, ये डायलॉग हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ये कहा था तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। जो ये मॉन्टेग्यू घोषणा की रिपोर्ट थी, इसे कहा था सूर्य विहीन उषा काल। अच्छा, इस रिपोर्ट का बहुत सारे लोगों ने समर्थन भी किया था। आपको पता होगा, कांग्रेस में उदारवादी भी थे, नरमपंथी भी थे, गरमपंथी भी थे। तो जो नरमपंथी थे, उन्होंने इस रिपोर्ट का समर्थन भी किया था। उनमें से एक शख्स थे जिनका नाम है, आपने सुना होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने इसका समर्थन किया था। और 17 अगस्त की तारीख थी, 1918 वर्ष था। 17 अगस्त 1918 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने उदारवादी संघ की भी स्थापना की थी। तो यहां से भी एक प्रश्न बनता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो 30 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? कौन है जो एक सही है? पॉलिटिकल साइंस 2009 में पूछा गया है आयोग द्वारा। ऑप्शन में कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए जो नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था, वो 1928 में किया था। ठीक है। अर्थात नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में बनी थी, इसने मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए समर्थन किया था। ये बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकार की बात ही नहीं की गई थी, गलत है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकारों को शामिल नहीं किया गया था। क्रिप्स मिशन मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया गया था, जी नहीं। यहां तो लिखित संविधान की बात की गई थी। लिखित संविधान की बात क्रिप्स मिशन में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन शासन, ये थोड़ी एरर्स हैं, इनको आप अ, ध्यान दीजिएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। ठीक है। 1935 में कौन सा यहाँ अवयव, ये जो दिए गए हैं चार विकल्प, इनमें शामिल नहीं था? आपसे वो पूछा गया है। देश के लिखित संविधान, देश के लिए लिखित संविधान, ये 1935 में नहीं था, ध्यान दीजिए। विधानमंडल, अच्छा ये लिखित संविधान था किसमें? अभी मैंने बताया था, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में लिखित संविधान की बात की गई थी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जो क्रिप्स मिशन है,
इसमें संविधान निर्माण की बात की गई थी। संविधान निर्माण। मैं पूछूं कि क्रिप्स मिशन कब आया था, क्या बता सकते हो तारीख? 23 मार्च 1942। ठीक है, इसी मिशन को गांधी जी ने क्या कहा था वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, ये भी था। 1935 में व्यवस्था की गई थी। एक संघ की योजना पर विचार किया गया था, ऑल इंडिया यूनियन, अखिल भारतीय संघ की बात की गई थी, ये भी सही है। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित नॉमिनेशन किया जाना था, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें यही गलत हो जाएगा पहला, इसमें लिखित संविधान की बात नहीं की गई थी 1935 के अधिनियम में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दासता का नया अधिकार पत्र कहा था? दासता का नया अधिकार पत्र कहा किसने कहा था? ये कहा था जवाहर लाल नेहरू साहब ने। ठीक है, अच्छा तो आंसर तो हमारा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। 1935 अधिनियम को लेकर, ये जो 1935 का अधिनियम है, इसे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा था। ये हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें एक शख्स थे, उन्होंने कहा था, यह एक ऐसा, ये डायलॉग पूछे जाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। यह एक ऐसा मोटर कार है जिसमें, यह एक ऐसा मोटर कार है जिसमें ब्रेक तो बहुत हैं, बहुत हैं, लेकिन इंजन नहीं है। ठीक है, ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये दोनों बातें, दास्ता का नया अधिकार पत्र भी किसने कहा? नेहरू साहब ने। और ये किसने कहा इस अधिनियम को, 1935 के अधिनियम को? एक ऐसा मोटर कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है, ये भी नेहरू साहब ने कहा। इसे 1935 का जो अधिनियम था, इसे सड़ा हुआ अधिनियम किसने कहा? ये कहा था जिन्ना ने। ठीक है, इसका नाम आप ध्यान रखो। इस अधिनियम को किसने कहा था कि यह अधिनियम द्वैध शासन से भी बुरा है? ये किसने कहा था? ये कहा था सी राज गोपालाचारी, गोपालाचारी ने। तो ये कोट्स आप याद रखिए, ये हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया? ये जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है, 1947 की बात हो रही है। तो यहां से हमारे एग्जाम में तीन चार प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो फैक्चुअल डेटा है, डेट्स पूछी जाती हैं। कौन कौन सी हैं, जरा इनको देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की अगर बात करें, 1947 एक्ट की, ठीक है, तो यहां से आपसे पूछा जाएगा कि संसद ने, ब्रिटिश संसद में ये अधिनियम कब पेश हुआ और कब पारित हुआ? ये दो डेट्स आप बिल्कुल कंठस्थ करिएगा। जो ये पेश हुआ था वो हुआ था 4 जुलाई 1947 में। और भारत का स्वतंत्रता अधिनियम संसद से कब पारित हो गया था? वो हो गया था 18 जुलाई 1947 में। ठीक है, यहां से तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 18 जुलाई 1947। क्लियर है बात? अच्छा, कुछ डेट्स हैं जो हमारे एग्जाम में एज इट इज पूछ ली जाती हैं, या उनका सीक्वेंस लगाने के लिए बोला जाता है कि इनका सही क्रम सजाइए, पहले कौन सी घटना हुई फिर कौन सी घटना हुई। ये बातें आप ध्यान रखिए। जैसे मैं लिख रहा हूं कि सीधी, या आपने नाम सुना होगा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। ठीक है, ये कब हुआ था? ये हुआ था 16 अगस्त 1946। मैं आपसे कहूं कि अंतरिम, अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? हुआ था 2 सितंबर 1946 में। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि बताओ एटली की घोषणा कब हुई थी? एटली, क्लेमेंट एटली की घोषणा कब हुई थी? 20 फरवरी 1946 में। और एक डेट और याद रखो, माउंट बेटन, माउंट बेटन योजना, ये कब आई थी? ये आई थी 3 जून 1947 में। तो ये डेट्स हैं जो आपको बिल्कुल कंठस्थ करनी है। कुछ ऐसी डेट्स हैं, लगभग 50-60, जो आपको एक टेबल बना लेनी है। वहां आप केवल और केवल डेट्स को रखिए और उनका बार बार रिवीजन करो, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती हैं। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? भारत के संविधान
भारत का जो संविधान है वो बड़ा क्यों है? ये यूपीपीसीएस 1997 में पूछा गया है। देखो, इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। तो बिल्कुल है, बहुत सारे संविधानों को पढ़ा गया था, इसके बाद हमारे भारत का संविधान बना है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, बिल्कुल एक एक आर्टिकल को बहुत इलेबोरेट करके लिखा गया है, काफी विस्तार दिया गया है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, बिल्कुल जी हाँ। और इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, तो इसमें ये सारे सही हैं। दरअसल हुआ क्या था, 1997 में जो आयोग ने परीक्षा ली थी, उसमें इस प्रश्न को उसने जांच से बाहर कर दिया था। ठीक है, तो इसमें सभी लगभग सही है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर एक और ऑप्शन होना चाहिए, उपर्युक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखो 32, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? अंतरिम सरकार अभी मैंने बोला था 2 सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। बात समझ पा रहे हो आप? अच्छा, क्या आपको पता है कि ये जो अंतरिम सरकार थी, इसमें टोटल सदस्य कितने थे? 12। ठीक है, और ये जब सरकार का 2 सितंबर 1946 में गठन हो गया था, तो बाद में वही 26 अक्टूबर 1946 के आसपास, पहले इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हो रहे थे, बाद में 26 अक्टूबर 1946 में 5 मुस्लिम लीग के सदस्य इसमें शामिल हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ 12 थे, यहाँ से 3 लोगों ने इस्तीफा दिया था, 3 लोगों ने इस्तीफा दिया तो हो गए 9, और फिर 5 और बढ़ गए थे तो हो गए थे 14। यानी टोटल जो मेंबर्स हो गए थे वो हो गए थे 14। ठीक है, अब इसमें जो हमारा यहाँ इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सितंबर 1946। और ये जो 14 मेंबर्स थे, इनके विभाग पूछे जाते हैं, तो जरा देख लेते हैं। कुछ कई विभाग पूछे जाते हैं जो आपको याद होने चाहिए, जैसे जवाहरलाल नेहरू, इनको कौन सा विभाग मिला था? ये थे कार्यकारिणी। यहाँ अंतरिम सरकार की बात हो रही है, अंतरिम सरकार। ठीक है, ये थे कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखो। और साथ ही साथ, या आप कई कई किताबों में एक शब्द मिलता है उपराष्ट्रपति, है ना? तो जवाहरलाल नेहरू को उस समय अ, अंतरिम सरकार में बनाया गया था। और इसमें पटेल साहब भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया था? गृह, सूचना और प्रसारण, ये मंत्रालय इनको दिया गया था। एक थे बलदेव सिंह, बलदेव सिंह, इनको दिया गया था रक्षा विभाग। ठीक है, और एक शख्स थे, इनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद खा गया, यानी कि खाद्य और कृषि मामले, इनको राजेंद्र प्रसाद साहब को दिए गए थे, है ना? और इसी में एक और थे, इनका नाम था अरुणा आसफ अली, इनको क्या दिया गया था? अरुणा आसफ अली को ये रेलवे विभाग इनको दिया गया था। ठीक है, और गोपालाचारी सी राज गोपालाचारी को मिला था अ, शिक्षा शिक्षा विभाग। और मुस्लिम लीग का एक सदस्य था जिसका नाम था लियाकत लियाकत अली, इसको मिला था वित्त विभाग। तो ये सारे विभाग हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो 14 सदस्य थे, 14 सदस्य, पहले 12 थे, फिर 3 कम हो गए, 9 बचे, और 5 मुस्लिम लीग के आ गए, टोटल हो गए 14। इन 14 सदस्यों में कम्युनिटी वाइज अगर हम देखें तो 6 कांग्रेस के थे। ठीक है, और 5 थे मुस्लिम लीग के। और इसमें से 6 5 11 12 13 और ये 14, एक सदस्य था सिख, एक सदस्य ईसाई था, और एक सदस्य था पारसी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा ये सारी बातें। क्वेश्चन नंबर 32 का मैंने बता दिया है, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 1946 में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करो। लखनऊ समझौता, सबसे पहले सबसे जो सरल है उसको मिला लेते हैं, लखनऊ समझौता 1916। अब देखो सी का दूसरा कोई है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो हमारा आंसर जो होगा, ये ये तो होगा नहीं, या तो 2 होगा और या फिर 4 होगा। अब आओ आगे, 1935 में था प्रांतीय स्वायत्तता, तो बी का हो जाएगा 4। बी का 4 कहाँ है? ये है बी का 4, तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है,
चौथा सही हो जाएगा। ए का हो जाएगा 3। अब कहाँ गया ए? 1909। इसका हो जाएगा 1909 को पार्लियामेंटू सुधार कहा जाता है, ठीक है। और रहा अब ये 1919, तो फिर इसका हो जाएगा द्विशासन पद्धति का प्रारंभ, ठीक है। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट देखो। एक नए संविधान के अंतर्गत भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित करने के लिए 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया? क्योंकि इसी दिन, ये सब पता होगा, काफी इजी है। इसी दिन 1930 में कांग्रेस ने देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। उत्तर प्रदेश आयोग द्वारा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में पूछा गया है। नेक्स्ट देखो। माउंट बेटन योजना आधार बनी किसकी? माउंट बेटन माउंट बेटन योजना, इसे कहा गया मन बाटन योजना। क्यों? क्योंकि इसने कराया था देश का विभाजन। बात समझ पा रहे हो? माउंट बेटन से दो तीन बातें पूछी जाती हैं, एग्जैक्ट डेट इसको आप याद रखिए। माउंट बेटन योजना ये कब आई? सबसे पहली डेट 3 जून, 3 जून 1947, ठीक है। और ये जो माउंट बेटन था, ये भारत कब आया? ये आपसे पूछा जाए भारत कब आया, तो आया था 24 मार्च 1947 को। ये भारत तो आ गया। फिर ये गांधी जी से पहली बार कब मिला? गांधी जी से मिला कब? ये भी डेट आप याद रखिएगा, क्योंकि गांधी जी से जो मिलता था, हाँ, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक होता था। तो गांधी जी से कब मिला था ये? 31 मार्च 1947 में। ये तीन डेट्स आप याद रखो। पहली, माउंट बेटन योजना कब आई? ये बंदा भारत कब आया था? 24 मार्च को। और फिर ये 31 मार्च को मिला था गांधी जी से, ठीक है। नेक्स्ट देखो। सूची 1 और सूची 2 को मिलाओ। मिला लो भाई। 1935 को उठाओ जरा, यही सरल लग रहा है इसमें। 1935 में क्या हुआ था? केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था, ठीक है। तो डी का हो जाएगा 2। डी का 2, ये भी सही है, ये भी सही है। अब ये दोनों हमारे गलत हो गए। अब देखो, द्विसदनात्मक गैर सरकारी प्रश्न पूछने का अधिकार। प्रश्न पूछने का अधिकार हमें मिला था 1892 में। तो ए का हो जाएगा 3। ए का हो जाएगा 3, ये वाला सही है, ये गलत हो गया। तो हमारा ये सही हो जाएगा। अब बी का हो जाएगा 4। बी का हो जाएगा 4। इसका हो जाएगा 4। 1909 में प्रांतीय व्यवस्थापिका में गैर सरकारियों का बहुमत था। और सी का हो जाएगा 1। 1919 में जो द्विसदनात्मक केंद्रीय व्यवस्थापिका का प्रावधान था, ठीक है। क्लियर बात? अ, अब इसमें देखो जरा। 1892 का जो एक्ट है, उसमें हमें प्रश्न पूछने का अधिकार था। प्रश्न पूछने का अधिकार, ये हमें 1892 के अधिनियम में दिया गया था। बजट पर प्रश्न करने का अधिकार भी दिया गया था। और साथ ही साथ बजट पर बहस करने का अधिकार भी हमें 1892 के अधिनियम के तहत दिया गया था। तो ये सारे के सारे प्रश्न आप ध्यान रखो, ये हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। यूपी पीसीएस आयोग में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट देखो। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, और आप इनको पढ़िए और इन विकल्पों में बताइए कि कौन सा सही है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बिल्कुल सही है। देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आर्थिक, आप डीपीएस भी पढ़िए, उसमें आर्थिक आवश्यकताओं की को भी बल दिया जाता है। हालांकि वो वाद योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी आर्थिक स्थिति की बात वहां की गई है। वेतन की बात की गई है। पर्यावरण की बात करी गई है भारत के मूल कर्तव्य में, फंडामेंटल ड्यूटीज में, है ना। अच्छा, बी में आओ। इसको एक ग्रहीत संविधान कहा जाता है। ग्रहीत कहो या इसको उधार का थैला भी कहा जाता है। शायद अगर आपने पढ़ा होगा पॉलिटी को डीप में, तो इसमें उधार का इसको थैला भी कहा जाता है ना। तो यहां से ऑप्शन देखो जरा कौन सही है। ए और बी दोनों सत्य हैं। ए आर का स्पष्टीकरण भी पूछ रहा है, जरा देखो स्पष्टीकरण में। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है क्योंकि इसको उधार का थैला कहा जाता है, बिल्कुल गलत हो गया है। तो स्पष्टीकरण है ही नहीं सही, तो यही सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन ए आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आओ। भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ क्योंकि
1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ क्योंकि निर्धारित संख्या में देशी राज्य संघ राज्य में शामिल नहीं हुए थे। यही सही लग रहा है। भारतीय राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया था? नहीं। वायसराय ने इस उसके पुनरावलोकन की संस्तुति की थी? बिल्कुल गलत है। ब्रिटिश सरकार ने उसे लागू न करने का निर्णय लिया था? ये भी गलत है। तो यही सही है, पहला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? ये जो प्रस्ताव है ये उद्देश्य प्रस्ताव की बात कर रहा है। उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव से आशय है उद्देश्य प्रस्ताव, बात समझो, या फिर हम कहें उद्देशिका। ठीक है। और ये जो उद्देशिका है यहां से आप दो प्रश्न याद रखो। सबसे पहला प्रश्न, उद्देशिका को प्रस्तुत कब किया गया और उद्देशिका को पारित कब किया गया। ये दो डेट्स आपके लिए काफी, हाँ, अनिवार्य हैं। प्रस्तुत कब किया गया था? इसे प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1947, नहीं 46 है। ठीक है। और पारित कब हुआ था? पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। ठीक। तो इसे पेश कब किया गया था? ये तो डेट हो गई, और पारित कब हुआ ये भी डेट हो गई। इसने पेश किया था, आप इसको भी ध्यान रखो, जवाहरलाल नेहरू ने। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो कह रहा है कि पारित कब हुआ था। पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 में। ठीक है। नेक्स्ट देखो। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। जब आप प्रस्तावना पढ़ोगे तो तो वहाँ डिटेल में जब आप पढ़ोगे तो हम भारत के लोग भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य संप्रभु बनाने के लिए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता वगैरह वगैरह बहुत सारे शब्दों का समायोजन किया गया है। तो एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल। एक प्रतिनिधि लोकतंत्र है, तो हमारे यहाँ प्रतिनिधि ही चुने जाते हैं। एक लोकतांत्रिक समाज है, ये भी सही है। और समाजवाद से बंधा हुआ है। समाजवादी, सपा शब्द जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता पे पढ़ा होगा। तो ये चारों सही है। ठीक है, तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 4। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? संवैधानिक निरंकुशता, ये क्या है भाई? इसमें जो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था वो हुआ था 1935 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। और ये जो अधिनियम है ये आरक्षण और शासन पर नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है। और साथ ही साथ जो निरंकुशता है वहां हम कह सकते हैं कि जो शासन की संपूर्ण व्यवस्था इसी पर निर्भर करता है। शासन की संपूर्ण व्यवस्था पर शासन की संपूर्ण व्यवस्था पर निर्भर है। तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत किस अधिनियम के द्वारा प्रवृत्त होता है? 1935 का भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम। ठीक है। नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 42 देखो। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन निम्न में से किस योजना पर आधारित है? एक आपने अधिनियम पढ़ा होगा, अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है। इस अधिनियम में एक अनुसूची है 7वीं। और इसी 7वीं अनुसूची में कुछ सूचियां दी गई हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में उस समय कितने विषय थे 1935 के अधिनियम में, और समवर्ती सूची में कितने विषय थे। आप इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ये जो सूचियां हैं, सूचियों का जो विभाजन है वही है शक्तियों का विभाजन। इसमें संघ सूची में केंद्र कानून बनाएगा, राज्य में राज्य कानून बनाएगा, समवर्ती में दोनों कानून बनाएंगे, है ना। तो ये सारा का सारा ये इंडिकेट करता है कि शक्तियों का विभाजन हो रहा है। तो यहां से कौन सा उत्तर हो जाएगा? ये तीसरा। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में ही शक्तियों के विभाजन की बात की गई है। और क्या आप मुझे बता सकते हो कि अवशिष्ट शक्तियां अवशिष्ट शक्तियां ये किसके पास होंगी?
इस पर कानून कौन बनाएगा? ये गवर्नर जनरल के पास होंगी। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान रखो, यहां से भी एक प्रश्न हमारा बनता है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 की जो विशेषताएं थी, जो इसमें बातें की गई थी, उन बातों में ये जो चार बातें हैं, इसमें एक बात नहीं थी। कौन है? पढ़ो जरा। इस दुनिया में अखिल, दुनिया नहीं है, अधिनियम होना चाहिए यहां। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, बिल्कुल सही है ये। विशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, मैंने अभी बताया था। विशिष्ट विषय, ये प्रांतीय विधायिकाओं को नहीं, जो अविशिष्ट विषय थे वो गवर्नर जनरल को दिए गए थे। ठीक है, या गवर्नर जनरल ना दे तो वायस राय, इसे दिए गए थे। तो हमारा जो गलत होगा वो यही हो जाएगा। ठीक है, और यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, बिल्कुल सही है। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया था, बिल्कुल। ये जो 1935 का अधिनियम है, इसमें जो द्वैध शासन प्रणाली थी वो प्रांतों में खत्म कर दी गई थी और केंद्र में लागू की गई थी। तो ये सारी बातें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट देखो, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है, बिल्कुल सही है। बहुत, यानी कि हम कह सकते हैं कि अधिकांश भारत के संविधान का जो वर्तमान संविधान है, उसका अधिकांश भाग यहीं से लिया गया है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली नहीं, 1947 का जो अधिनियम आया था उससे स्वतंत्रता मिली थी। इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, बिल्कुल गलत है। माउंटबेटन प्लान जो आया था उसमें भारत विभाजन है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हो गई थी, ये भी गलत है। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा 44 का पहला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 45 नंबर। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन लागू, भारत में लागू किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था 1935 के अधिनियम में, और अखिल भारतीय संघ बनाने की व्यवस्था की गई थी 1935 के अधिनियम में। तो सही उत्तर हो जाएगा 1935 का अधिनियम। ठीक है, 1909 का जो ये अधिनियम है, इसमें क्या बात की गई थी? इसमें बात हुई थी सांप्रदायिक निर्वाचन की। ठीक है, 1919 के अधिनियम में क्या बात हुई थी? 1919 का जो अधिनियम है उसमें प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। ठीक है, 1935 का अधिनियम, इसमें प्रांतों से द्वैध शासन हटा के केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखो, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? 1935 के अधिनियम में कौन सा स्वीकार नहीं किया गया था? यही जो पहला ऑप्शन लिखा है, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूं। लिखित संविधान की बात कहाँ की गई थी? लिखित संविधान की बात की गई थी आपके मिशन में, क्रिप्स मिशन में। कब आया था ये, क्या बता सकते हो आप? 23 मार्च 1942। याद रखिएगा, इसी को गांधी जी ने कहा था दिवालिया होने वाले बैंक का चेक। ठीक है, और नेक्स्ट देखो, 47, भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसकी विशेषताएं बताओ। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू थी, बिल्कुल सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था 1919 में की गई थी क्या? बिल्कुल नहीं है, ये तो की गई थी 1909 में। 1909 में कौन सा था? मार्ले मिंटो सुधार, इसमें की गई थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था ना। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया था, ये भी सही है। तो यहाँ पर एक और तीन हो जाएंगे ये ऑप्शन। ठीक है, क्लियर बात। चलिए आगे, 48, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, बजट पर बहस, बजट पर बहस। ठीक, ये जो इंडिया काउंसिल एक्ट है 1892, इसके द्वारा बजट पर बहस करने का अधिकार हमें दिया गया था।
और बजट पर बहस ही नहीं बल्कि प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था। प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था। साथ ही साथ बजट पर प्रश्न पूछ सकते थे या फिर बजट पर बहस कर सकते थे हम लोग। और दूसरी बात, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। ठीक है। तो ये कथन और कारण में हमसे पूछे जाते हैं स्टेटमेंट्स। इनको आप बिल्कुल एज इट इज याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखो, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? संघीय न्यायालय की बात हो रही है। तो आपने एक एक्ट पढ़ा होगा 1935 का भारत शासन अधिनियम, और एक पढ़ा होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है। ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसके द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इसका जो पहला जज था उसका नाम था मॉरिस ग्वेयर। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। 1935 का अधिनियम काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बात करें, इसमें बहुत सारी बातें की गई थी। जैसे बर्मा भारत से अलग हो गया था किस अधिनियम के द्वारा? 1935 का अधिनियम। जैसे प्रांतों में जो द्वैध शासन था, द्वैध शासन खत्म हो गया था किस अधिनियम के द्वारा? 1935 का अधिनियम। केंद्र में द्वैध शासन लागू हो गया था किस अधिनियम के द्वारा? 1935 का अधिनियम। भारत में आरबीआई साख नियंत्रण के लिए स्थापित हुई थी, कौन सा अधिनियम था? 1935 का अधिनियम था। तो बहुत सारी बातें हैं। और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका जो पहला अध्यक्ष था वो था एलिजा इम्पे। अब यहाँ देखो, संघीय न्यायालय की बात कर रहा है, तो अभी मैंने बताया था 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित हुआ था। लेकिन आपसे पूछे किस वर्ष, देखो, अगर आपसे पूछे अधिनियम किस अधिनियम के द्वारा स्थापित हुआ था, तो 1935। लेकिन आपसे पूछ ले कि कब स्थापित हुआ था, तो 2 साल बाद 1937 में। आंसर हो जाएगा 1937। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? आपसे केवल और केवल सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था पूछा है। तो सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व है वो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार है। ठीक है। इसी सुधार में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। बात समझ पा रहे हो? तो यहां पर लिख लो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ठीक है। 1892 यहां बजट पर बहस का अधिकार मिला था। 1919 में क्या हुआ था? 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। 1935 में क्या हुआ था? यहां प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था। 35 में केंद्र में द्वैध शासन लागू। ठीक है। तो ये सारी बातें आपको बिल्कुल एकदम से रटी होनी चाहिए। बात समझ पा रहे हो? क्योंकि ये फैक्चुअल डेटा है, ये बदलेंगे नहीं अब, है ना? तो ये हमारा पार्ट दूसरा था पॉलिटी का। और इसके बाद हम लोग और आगे करेंगे। आगे का मतलब ये पार्ट वन है। और आगे हम लोग करेंगे नागरिकता, फिर फंडामेंटल राइट्स, फिर डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके बाद संघ राज्य संबंध, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारे के सारे आप जितने भी पीसीएस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन सब का एक उन सबको एक तरह से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चंस को। ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।